Hello, everybody. Welcome back to JB Audioverse. Today is a new lecture. Today we are going to do Dust of Snow by Robert Frost. So let's get started with the lecture. So okay guys, let's start. ये रही आपकी poem Dust of Snow. ठीक है, and let me give you a gist first कि किस तरह से ये पूरी पोएम मूव करती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और हम ये चैप्टर, ये पर्टिकुलर पोएम हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये पोएम जो लिखी है वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, नाउ हु वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। ओके, so Robert Frost was a renowned American poet known for his poems about nature and human experiences. His simple yet meaningful style made him one of the most celebrated poets of the 20th century. Okay, so Robert Frost एक अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, वो मेजरली जो उनकी जो पोएम्स होती हैं वो नेचर के ऊपर होती हैं। ठीक है, एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के ऊपर होती है। ठीक है, उनका जो पोएम लिखने का स्टाइल होता है वो सिंपल होता है बट मीनिंगफुल स्टाइल होता है। बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से वो अपनी पोएम लिखते हैं, इसलिए वो 20th सेंचुरी में मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट हैं। ठीक है, ही इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। ही रोट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, विच हाईलाइट्स। अब देखो ये पोएम क्या हाईलाइट करती है? दिस हाईलाइट्स हाउ स्मॉल एक्टिविटी टू लाइफ। छोटे छोटे जो लाइफ के मोमेंट्स होते हैं, लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो एकदम से लाइफ में पॉजिटिविटी ले आते हैं। ठीक है, तो ये पोएम बेसिकली उसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू अ इंट्रोडक्शन फर्स्ट, फिर हम स्टैंजा बाय स्टैंजा इसमें मूव करेंगे। The poem Dust of Snow by Robert Frost. It's written by who? Robert Frost. We already discussed it. It's a very short poem, but it carries a deep and beautiful meaning. तो बहुत ही छोटी सी पोएम है, बट इसका अगेन इट हैज़ अ डीप एंड ब्यूटिफुल मीनिंग एडेड टू इट। ठीक है, एट फर्स्ट ग्लांस इट मे लुक लाइक द पोएट इज ओनली डिस्क्राइबिंग अ नेचुरल इंसिडेंट। ठीक है, पहले पहले आपको लग सकता है कि ये जो पोएम में जो इंसिडेंट्स बताया जा रहा है, जो इंसिडेंट बताया जा रहा है, वो एक छोटा सा इंसिडेंट है, बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, बट इन रियलिटी द पोएम टीचेस अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन अबाउट लाइफ, इमोशंस एंड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। क्लियर? ओके, let's start first with the introduction. What is the poem actually trying to say? ठीक है, वो देखते हैं पहले। और a moment when the poet was feeling sad, एक ऐसे दृश्य को पहले बताती है जहाँ पोएट सैड फील कर रहे थे, डिसअपॉइंटेड थे और अपसेट थे। ठीक है, ही probably felt that his day had gone badly and nothing good could happen anymore. ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि पूरा दिन खराब हो गया है और अब इस दिन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ड्यूरिंग दिस ग्लूमी मूवमेंट, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग मूवमेंट बट इट्स मोमेंट, ड्यूरिंग दिस ग्लूमी मोमेंट अ सिंपल एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन नेचर चेंजेस हिज मूड। तो ग्लूमी, सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी? आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी, इट इज सैड, मीन्स सैड। ठीक है, तो पहले तो इस ग्लूमी टाइम में एक बहुत ही सिंपल और अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है नेचर में, जो उसका मूड कम्प्लीटली चेंज कर देता है। ठीक है, बहुत ही ऐसे सैड सा बैठा हुआ था, बट फिर नेचर में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसका जो पूरा मूड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ द पोएम लाइज इन द फैक्ट दैट द इंसिडेंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड ऑर्डिनरी। अब देखो इस पोएम की जो सबसे खूबसूरत बात है वो क्या है कि जो इंसिडेंट था वो बहुत ही स्मॉल सा था और बहुत ही ऑर्डिनरी था, बहुत छोटा और बहुत ऑर्डिनरी। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपन्स, नो वन टॉक्स टू द पोएट। ठीक है, नो बिग इवेंट टेक्स प्लेस एंड देयर इज नो ड्रामेटिक
चेंज। ठीक है, तो पोएट से कोई बात नहीं करता है, कोई बड़ा सा इवेंट नहीं होता है, कोई ऐसा ड्रामेटिक चेंज नहीं होता है, बट येट द टाइनी मोमेंट इज पावरफुल इनफ टू मेक द पोएट फील हैप्पियर एंड मोर होपफुल। ठीक है, बट वो जो मोमेंट होता है, वो जो टाइनी इंसिडेंट होता है, वही काफ़ी होता है पोएट को अच्छा फील कराने के लिए, उसको ज़्यादा खुश फील कराने के लिए और होपफुल फील कराने के लिए। ठीक है, this shows how even the smallest positive experiences in life can improve our mood and help us escape negative thoughts. Clear? Okay, now we'll move stanza by stanza. I told you this is the poem that we are going to deal with. ठीक है, तो इसमें दो stanzas हैं. First one is this and the second one is this. In the first stanza, the poet says कि मेरे साथ हुआ क्या था. ठीक है, इसमें he describes the incidents. ठीक है, इसमें he describes the incident, and in the second stanza what happens, the poet describe what impact the incident has given me. ठीक है, तो क्या impact होता है उस incident का poet के ऊपर. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. What does this mean? Let me tell you. See. So in the beginning of the poem, the poet describes an incident from the nature. He is standing under a hemlock tree. I am going to explain you what is this hemlock tree, symbolizes, what is a crow symbolizes, everything. Just be patient with me. He is standing under a hemlock tree during snowfall. A crow sitting on the branches suddenly moves or shakes the tree. As a result, tiny soft particles of snow fall on the poet. ठीक है, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में, मतलब जो पोएम है वो स्टार्ट कैसे होती है. पोएम स्टार्ट होती है कि एक इंसिडेंट से जो नेचर में होता है. बैठा हुआ है, स्नोफॉल हो रही है इसलिए वो बैठा हुआ है. ठीक है, अचानक से क्या होता है, एक क्रो आता है और वो ब्रांचेस को सडनली हिला देता है, शेक कर देता है. तो एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है, द सॉफ्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल ऑन द पॉइंट. फिर जो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो पॉइंट के ऊपर गिर जाते हैं. ठीक है, the poet calls these tiny particles the dust of snow because the snowflakes are light and powdery. अब वो उसको dust of snow क्यों कहता है, वो उसको डस्ट ऑफ स्नो इसलिए कहता है क्योंकि जो स्नोफ्लेक्स थे वो लाइट थे. ठीक है, दे वर लाइट एंड पाउडरी जस्ट लाइक डस्ट. किसकी तरह थे, डस्ट की तरह थे, जस्ट लाइक डस्ट. एट फर्स्ट it may seem like an ordinary event. However, the poet carefully chooses certain words and symbolizes that add deeper meaning to the poem. अब ये जो इंसिडेंट हुआ था ये बहुत ही सिंपल फील हो सकता है आपको, बट दिस इंसिडेंस इज नॉट सिंपल. क्योंकि मतलब वैसे तो सिंपल है, लेकिन जो पोएट है उन्होंने सर्टेन वर्ड्स, कुछ कुछ ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करा है जो इस इंसिडेंट्स को और एक डीपर मीनिंग देते हैं. ठीक है, इट गिव्स इट अ डीपर मीनिंग. अब हमने ऊपर डिस्कस किया था क्रो. हमने ऊपर क्या डिस्कस करा था, हमने ऊपर डिस्कस करा था क्रो के बारे में और हेमलॉक ट्री के बारे में. ठीक है, वो देखते हैं जरा. देखो, सिंबल ऑफ सैडनेस, डार्कनेस, बैड लक, नेगेटिविटी, इन सब ही नेगेटिव चीज़ों से एक क्रो को सिंबलाइज किया जाता है, क्रो को एसोसिएट किया जाता है. ठीक है, क्रो को हम कभी भी पॉजिटिव वे में या फिर हैप्पीनेस की तरह नहीं लेते हैं. पीपल जनरली डू नॉट कनेक्ट क्रोज विद ब्यूटी और हैप्पीनेस. ठीक है, वहीं पे हेमलॉक ट्री का क्या सिंबलिज्म है. देखो, हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद नेगेटिविटी बिकॉज इट इज़ पॉइजनस. अब हेमलॉक ट्री जो होता है वो पॉइजनस होता है, तो इसको भी नेगेटिविटी से कनेक्ट किया जाता है.
इट ऑफन रिप्रेजेंट सोरो, डेथ, ग्लूम। ठीक है, बोथ द क्रो एंड hemlock tree are symbols that usually create a dark or unpleasant image in the mind of the reader. ठीक है, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा यूज करा है। ठीक है, क्योंकि देखो क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को ही मतलब जो सिंबल है वो डार्क, अनप्लीजेंट इस तरह से किया जाता है। ये डार्क और अनप्लीजेंट जैसी एक इमेज बनती है रीडर के माइंड में। ठीक है, बट यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ करा है। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग सैडनेस, दीज नेगेटिव सिंबल्स एक्चुअली बिकम द रीजन फॉर द पॉइंट्स हैप्पीनेस। अब ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे उन्होंने यूज़ करी हैं कि क्रो यूज़ करा है, हेमलॉक ट्री यूज़ करा है, वो बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है द रीजन फॉर पॉइंट्स हैप्पीनेस। ठीक है, दिस टीचेस अस दैट गुड थिंग्स कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस एंड दैट वी शुड नॉट जज एवरीथिंग बाय द अपीयरेंस ओनली। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कई बार अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और कभी भी हमें उसके अपीयरेंस से, किसी भी चीज़ के अपीयरेंस से उन चीज़ों को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पूरा स्टैंजा था ये आपको यही डिस्क्राइब कर रहा है अबाउट द इंसिडेंट नेगेटिव थिंग्स टू रिप्रेजेंट a positive event. Clear? Now, let's start with the second one. अब देखो जो second वाला stanza है वो क्या कहता है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude. ठीक है, rude का मतलब क्या होता है, rude मतलब wasted, rude का मतलब होता है wasted, जो मैंने waste कर दिया था। ठीक है, so this is the second stanza. In this stanza what is happening, the poet explains the effect of that little incident on him. अब उस little incident का पोएट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, आप कह सकते हो इफेक्ट पड़ा है या उस इंसिडेंट ने किस तरह से पोएट को इम्पैक्ट करा है वो बताता है। बिफोर द स्नो फेल ऑन हिम द पोएट वॉज फीलिंग अपसेट एंड रिग्रेटफुल। तो जब तक उसके ऊपर स्नो नहीं गिरी थी, जब तक क्रो ने उस ट्री को शेक करके उसके ऊपर स्नो नहीं गिराई थी, पोएट काफी अपसेट था। ठीक है, ही वॉज अपसेट एंड रिग्रेटफुल। ही सेज दैट ही हैड रूड द डे, रूड मतलब वेस्टेड, यू कैन रीड हियर। ठीक है, वेस्टेड और द वर्ड रूड मीन्स रिग्रेटेड, फेल्ट सॉरी अबाउट, कंसिडर्ड अनप्लीजेंट और वेस्टेड। मतलब रूड मतलब जिस पार्ट ऑफ द डे में वो रिग्रेटेड बैठा था या जिस पार्ट ऑफ द डे को उसने वेस्ट कर दिया था। ठीक है, दिस टेल्स अस दैट द पोएट्स डे वाज गोइंग बैडली एंड ही वाज लॉस्ट इन नेगेटिव इमोशंस। अब ये वाली जो लाइन है, रूड वाली जो लाइन है, द डे ही हैड रूड, वो बताता है कि पोएट का दिन बहुत खराब जा रहा था और वो नेगेटिव इमोशंस में डूबा हुआ था। ठीक है, however when the cold snow suddenly touched him his mood changed instantly. अब जैसे ही स्नो ने उसको टच करा, स्नो जब जैसे ही पोएट के ऊपर गिरी तो उसका जो मूड है वो इंस्टेंटली चेंज हो गया। ठीक है, एकदम से चेंज हो गया। द सिंपल एक्सपीरियंस रिफ्रेश्ड हिज माइंड एंड हार्ट। ये वाला जो एक्सपीरियंस था उसने उसके माइंड को और हार्ट को एकदम से रिफ्रेश कर दिया, एकदम से चेंज कर दिया, हैप्पी मूड में कर दिया। ठीक है, ही फॉरगॉट हिज सैडनेस फॉर अ मोमेंट एंड बिगेन टू फील लाइटर एंड हैप्पियर। अब एक टाइम, एक मोमेंट के लिए वो अपनी सैडनेस भूल गया, अपना जो भी दुख था वो भूल गया और वो लाइटर और हैप्पियर फील करने लगा था। ठीक है, द पोएट सेज द इंसिडेंट सेव्ड सम पार्ट ऑफ हिज डे। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके साथ, उसने उसके दिन का कुछ पार्ट बचा लिया था। ठीक है, उसने हाफ द डे जो उसका था वो तो उसने वेस्ट कर दिया था, लेकिन जो हाफ डे बचा हुआ था वो किसी न किसी तरह से सेव हो गया था बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट।
Clear? This means that although the day had started badly, this small moment prevented the whole day from becoming completely miserable. ठीक है, तो ये लाइन हमें बताती है कि भले ही पोएट का दिन बैडली स्टार्ट हुआ था, कुछ भी ऐसे पॉजिटिव नहीं हुआ था, लेकिन इस इवेंट के होने से पूरा दिन खराब होने से बच गया था. क्लियर? ओके. अब देखो थोड़ा सा डीपर मीनिंग जानते हैं कि ये जो चैप्टर है ये हमसे कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस सी एंड फील द डीपर मीनिंग ऑफ द पोएम. ओके, सी द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन. ये जो पोएम है ना, ये हमें एक बहुत अच्छा एक लाइफ लेसन दे के जाती है. समटाइम्स इवन द स्मॉलेस्ट मोमेंट्स कैन ब्रिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड इमोशनल हीलिंग. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिग्रेटेड बैठे होते हो, बहुत ज़्यादा अपसेट होके बैठे होते हो, लेकिन जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं कई बार वो बहुत ग्रेट हैप्पीनेस ला सकते हैं आपकी लाइफ में, और इमोशनल हीलिंग की तरह वो काम कर सकते हैं, आपको अंदर से वो हील कर सकते हैं. ठीक है, पीपल ऑफन थिंक दैट ओनली बिग अचीवमेंट्स और मेजर इवेंट्स कैन चेंज देयर मूड. ठीक है, बट फ्रॉस्ट शोज दैट इवन अ टाइनी नेचुरल मोमेंट कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म समवन्स फीलिंग्स. ठीक है, तो लोगों को लगता है कि जब हम बड़े अचीवमेंट्स करेंगे, जब हम कुछ बड़ा हासिल करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे लाइफ में, तभी हमको हैप्पीनेस फील होगी. बट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो नेचुरल लिटिल टाइनी मोमेंट्स होते हैं किसी की लाइफ में, वो किसी के फीलिंग्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, द पोएम ऑल्सो हाईलाइट्स द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर. ठीक है, अब ये जो पोएम है ना, ये ह्यूमन और नेचर में भी एक बहुत अच्छा कनेक्शन शो करती है कि नेचर के एक्टिविटीज़ की वजह से ह्यूमंस का मूड कैसे चेंज होता है. रिमूव नेगेटिविटी, रिफ्रेश इमोशंस, गिव होप. ठीक है, इस सब चीज़ों की पावर होती है नेचर के पास. क्लियर? इवन अ स्मॉल स्नोफॉल कैन रिमाइंड अस दैट लाइफ स्टिल कंटेन्स ब्यूटी. ठीक है, कभी कभार होता है ना कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे सॉरो कुछ चल रहा होता है, उसकी लाइफ बहुत ही ग्लूमी, बहुत सैड सैड चल रही होती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि वो फिर से अपने आप में पॉजिटिविटी ढूंढने लगता है. ठीक है, तो यही हमें ये चीज़ शो कर रही है कि स्नोफॉल हमें ये रिमाइंड करती है कि लाइफ में कुछ ब्यूटी बची है. ठीक है, लाइफ इज नॉट कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट, इट इज कलरफुल. क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ द पोएम. ठीक है, अब हम बात करते हैं पोएम्स की थीम के बारे में. क्लियर? ओके, सी हीलिंग पावर ऑफ नेचर. दिस इज द मतलब जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी पोएम में. ठीक है, नेचर हेल्प्स द पोएट ओवरकम सैडनेस एंड रिग्रेट. Okay, the poem shows that nature can heal human emotions in unexpected ways. Okay, then we have importance of little things. This is also a theme that the poem is trying to convey to us. A tiny event changes the poet's entire mood. This teaches us that small moments in life are meaningful and valuable. Clear? Positivity in unexpected places, ये भी एक बहुत अच्छी थीम है इस स्टोरी, इस पोएम की, कि अनएक्सपेक्टेड जगहों पे भी हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है. द क्रो एंड हेमलॉक ट्री यूजुअली सिंबलाइजेस नेगेटिविटी, येट दे बिकम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द पोएट. दिस टीचेस अस नॉट टू जज सिचुएशंस टू क्विकली. ठीक है, ये हमें बताता है कि किसी भी सिचुएशन को अपीयरेंस से या किसी भी सिचुएशन को इनिशियल फेज में हमें जज नहीं करना चाहिए. वी शुड गो डीपर इनटू द thing, analyze it, and then only judge it. Okay, then change in mood.
of course. The poet beautifully describes how emotions can suddenly change from sadness to hope. Clear? Okay. I hope this much is clear to you. यहाँ हमने सारी explanation अच्छे से देख ली है. अब हम बात करते हैं कुछ poetic devices यहाँ पे used हुए हैं, उनकी बात करते हैं. ठीक है. Symbolism. What is symbolism? Symbolism मतलब जो पोएम में जो चीज़ें यूज़ करी है, जो एलिमेंट्स यूज़ करे हैं, जैसे क्रो यूज़ किया है, हेमलॉक ट्री यूज़ किया है, वो सब क्या सिंबलाइज कर रहे हैं इन दिस पोएम. ठीक है. तो क्रो क्या सिंबलाइज कर रहा है? देखो, क्रो सिंबलाइज कर रहा है सैडनेस और नेगेटिविटी को. हेमलॉक ट्री इज सिंबलाइजिंग सॉरो एंड ग्लूम. डस्ट ऑफ स्नो इज सिंबलाइजिंग फ्रेशनेस, पॉजिटिविटी एंड इमोशनल चेंज. इमोशनल चेंज भी इससे पता चलता है. ओके, देन वी हैव अलिटरेशन. अलिटरेशन क्या होता है? पहले तो ये बताओ कि अलिटरेशन क्या होता है. अलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स. ओके, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स. ठीक है, जैसे हैज गिवन माई हार्ट, डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है, दिस मेक्स द पोएम म्यूजिकल एंड प्लेजेंट टू रीड. ओके, अब देखो हर पोएम में ना एक रिदमिक स्कीम फॉलो होती है. जब हमने देखा है, जैसे इसमें भी आप देख सकते हो, इन दिस पर्टिकुलर पोएम ऑल्सो यू कैन सी कि क्रो, स्नो, ठीक है, डाउन ऑन मी, देन ट्री. ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो मूड, रूड, है ना, एंड हार्ट, पार्ट. तो इस तरह से आप देख सकते हो. तो हर एक पोयम में आप नोटिस करोगे कि कोई ना कोई रिदमिक स्कीम जरूर फॉलो होती है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोयम की क्या रिदमिक स्कीम है ये हम देखते हैं. ए बी सी डी, है ना, बहुत सिंपल है. आप पूरी पोयम को जब आप पढ़ते हो तो एक एक लाइन के एंड में जो जो आप नोटिस करते हो वो ही रिदमिक स्कीम होती है. ठीक है, इट्स नथिंग फैंसी, इट्स सिंपल. ठीक है, तो ये जो रिदमिक स्कीम होती है ना, ये क्या करती है? इट क्रिएट्स रिदम एंड फ्लो इन द पोएम. ठीक है, तो पोएम जो है वो थोड़ी सी म्यूजिकल, थोड़ी सी पढ़ने में उसको मजा आए, इसलिए हम पोएम में रिदमिक स्कीम यूज करते हैं ताकि पोएम में एक फ्लो आ जाए. ठीक है, तो यही है. कई बार आपसे पूछा जाता है कि इस पोएम में क्या रिदमिक स्कीम है, तो आपको हर एक पोएम की रिदमिक स्कीम भी पता होनी चाहिए. ठीक है, अब देखो इस पूरी पोएम का क्या टोन था, क्या मूड था, और किस तरह से पूरी पोएम जो है वो मूव करती है. ठीक है, तो जब बिगिनिंग हुई ना इस पोएम की, तो मूड इज सैड, ग्लूमी एंड रिग्रेटफुल. पहले स्टार्टिंग ऐसे हुई थी. ठीक है, बट एंडिंग होते होते क्या हुआ? मूड बिकम्स होपफुल, काम एंड पॉजिटिव. ठीक है, तो द पोएम मूव्स ब्यूटिफुली फ्रॉम नेगेटिविटी टू ऑप्टिमिज्म. ठीक है, ऑप्टिमिज्म मतलब होपफुलनेस. ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड, होपफुलनेस, यू कैन से दैट. आइडिया ऑफ द पोएम, व्हाट इज द पोएम ट्राइंग टू कन्वे टू अस. ठीक है, क्या इसका सेंट्रल आइडिया है पोएम का? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट small and ordinary moments in life can have big positive impact on our emotions. ठीक है, nature has the power to heal sadness and bring happiness unexpectedly. ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया क्या है बेटा पोएम का? कि स्मॉल और ऑर्डिनरी मोमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो कभी कभार हमारे इमोशंस में पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ देते हैं, और नेचर के पास भी ये पावर होती है टू हील सैडनेस एंड ब्रिंग हैप्पीनेस अनएक्सपेक्टेडली. क्लियर? ओके, चलो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं. तो कंक्लूजन क्या है इस पोएम का? इस पूरी पोएम को पढ़ के आप क्या समझे हो वो देखते हैं. तो डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रूव करा है दैट हैप्पीनेस डज नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम ग्रैंड इवेंट्स. ठीक है, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कन्वे करना चाहते हैं कि हैप्पीनेस हमेशा ग्रैंड इवेंट से नहीं आती. छोटे छोटे इवेंट्स से, छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ लाइफ से भी आप हैप्पीनेस डिराइव कर सकते हो. ठीक है, समटाइम्स अ टाइनी एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट लाइक स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री कैन कंप्लीटली चेंज अ पर्सन's मूड एंड सेव अ बैड डे.
or can convert a bad day to a beautiful and positive day. Clear? Through simple language and powerful symbolism, the poet teaches us to appreciate small joys in life, ठीक है, and remain open to positivity because even dark or ordinary things can become sources of hope and happiness. ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज जो पोएट ने जो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी है और जो पावरफुल सिंबलिज्म यूज़ करा है, उससे पोएट हमें यही बताना चाहते हैं कि स्मॉल जॉयज़, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं लाइफ की, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और हमेशा हमारे माइंड को हमें पॉजिटिविटी के लिए ओपन रखना चाहिए. ठीक है, ऑलवेज कीप इट ओपन बिकॉज जो डार्क और ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं, ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, वो भी कई बार होप और हैप्पीनेस के लिए सोर्स बन जाती हैं. वो भी कई बार होप और हैप्पीनेस की सोर्स बन सकती हैं. उनसे भी बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ हमें मिल सकती है. एक सडन रियलाइजेशन हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ आपकी पोएम आती है एंड पे. ठीक है, ख़त्म हो गई आपकी पोएम. अब अगर आप चाहते हो तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसी में करा देती हूँ बिकॉज इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत छोटे से हैं. ठीक है, तो मैं आपको इसी में करा देती हूँ. देखो, ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स. 1 2 3 3 क्वेश्चन है बस, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको फटाफट इसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हमारा वंस एंड फॉर ऑल पूरा चैप्टर एक ही गो में फिनिश हो जाएगा. ठीक है, चलो. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या है. ठीक है, और पोएट क्या कहते हैं कि किस चीज़ ने उनका मूड चेंज कर दिया, और पोएट का मूड अगर चेंज हुआ है तो वो किस तरह से हुआ है. हाउ, किस तरह से चेंज हुआ है. ठीक है, लेट मी शो यू. सी, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स को पोएट कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो. द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड. ठीक है, अब जो एक सडन शावर उनके ऊपर हुआ है, सडनली जो स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर गिरे हैं, उसने पोएट का मूड चेंज कर दिया. द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी. ठीक है, उनका मूड पहले बहुत सैड था, अब उनका मूड काफ़ी हैप्पी हो गया है आफ्टर द स्नोफ्लेक्स हैज़ फॉलन ऑन हिम. ठीक है, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे. क्लियर, बहुत ही सिंपल मीनिंग्स हैं, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चंस आंसर्स समझना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू. ओके, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू थिंक ऑफ एन आंसर्स. अच्छा, अब देखो, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें सब पार्ट्स हैं. ठीक है, देयर आर सब पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन. सी, what are the birds that are usually named in the poem? Do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन ये है, और क्या आपको लगता है कि कभी पोएम्स में क्रो का यूज होता होगा. ठीक है, और जब भी आप क्रो के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग के अंदर, आपके माइंड के अंदर कैसी इमेजेस आती. क्लियर? ओके, सो द आंसर इज हियर. जर्नली poets take the birds and trees which are known for their beauty and good qualities. ठीक है, तो जर्नली पोएट्स क्या करते हैं, पोएट्स लेते हैं ऐसी बर्ड्स को जो अपनी ब्यूटी के लिए मशहूर हैं और जिसमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं. ठीक है, लाइक पिकॉक को लेते हैं, पैरट को ले लेते हैं, कुकू. ठीक है, माइना एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ट्रीज भी ऐसे यूज़ होते हैं जो फुल ऑफ फ्लावर्स हैं और जिनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स रहते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत से ट्रीज होते हैं, उनको जनरली पोएट्स यूज़ करते हैं. बट हियर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच. बट यहाँ पे फ्रॉस्ट ने बिल्कुल
एकदम डिफरेंट अप्रोच फॉलो किया है, ठीक है। ही चोज अ क्रो विच इज नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स, उन्होंने क्रो का यूज करा है जो कभी पोएम में यूज होता ही नहीं है, क्योंकि क्रो इज ब्लैक इन कलर विद अ वेरी हार्श वॉइस। क्रो क्यों नहीं यूज होता? क्रो क्योंकि ब्लैक कलर का होता है। क्रो में एक बहुत ही हार्श वॉइस होती है एंड इट्स बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। अब वो अपशुगन एक तरह से माना जाता है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरफुल पिक्चर्स टू आवर माइंड, ठीक है। और जब भी हम क्रो के बारे में सुनते हैं कि किसी पोएम में क्रो का यूज हुआ है, तो हमें बहुत ही डिप्रेसिंग, बहुत ही ऐसे सैड सोरोफुल सी पिक्चर हमारे माइंड में आती है, राइट? बिकॉज जनरली क्रोज आर नॉट यूज्ड इन द पोएम्स, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? ठीक है, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? व्हाई डजंट द पोएम राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज अ मेपल और एन ओक और अ पाइन? ये पूछता है कि हेमलॉक ट्री क्या होता है, और ने ज्यादा ब्यूटीफुल ट्री का यूज क्यों नहीं करा? मेपल, ओक, पाइन, इन सब का यूज क्यों नहीं करा? सिर्फ हेमलॉक ट्री का ही यूज क्यों करा है? ठीक है, तो हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस, इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो पहले तो हेमलॉक ट्री इज अ वेरी नेगेटिव ट्री बिकॉज इट इज अ पॉइजनस ट्री, ठीक है, जिसमें वाइट फ्लावर्स हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज एन ओक, मेपल और पाइन ट्री, इंस्टेड ही चूज द हेमलॉक ट्री एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटिफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उन्होंने हेमलॉक ट्री का ही यूज करा है, उन्होंने सारे जितने भी ब्यूटीफुल ट्रीज होते हैं वर्ल्ड में उनको सबको छोड़ के हेमलॉक ट्री का यूज करा है, ठीक है। बिकॉज ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज क्यों करा है? टू रिप्रेजेंट सैडनेस एंड ग्लूम, ठीक है। उनका जो उनका जो मूड था उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज करा है इंस्टेड ऑफ मेपल, ओक और पाइन ट्री। क्लियर? बहुत ही सिंपल सिंपल से मीनिंग्स हैं, राइट? ओके, देन what do the crow and hemlock represent, joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree stand for? ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं कि क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय रिप्रेजेंट करते हैं, खुशी रिप्रेजेंट करते हैं, या दुख रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी है पोएट के ऊपर हेमलॉक ट्री से जो गिरी थी, वो क्या स्टैंड फॉर करती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको लिखना आ गया होगा, आई होप, सेम एज द चैप्टर 1। मैंने चैप्टर 1 में भी ये बात कही थी कि अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो क्वेश्चन आंसर्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने लैंग्वेज में, अपने लाइन, अपने लैंग्वेज में अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आई एम हियर ओनली टू डिस्कस विद यू वंस सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि आपको किस तरह से अपने आंसर्स को फ्रेम करने हैं। अदरवाइज यू आर केपेबल इनफ टू राइट योर आंसर्स बाय योर ओन, ठीक है। चलो, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट sorrow and depression felt by the poet in his materialistic world, ठीक है। The dust of snow is the symbol of natural joy and energy. The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments. The poet is entering into the time full of joy and optimism. Joy and optimism, ठीक है। तो क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सॉरो और डिप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं जो पोएट एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ठीक है। बट द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो जो गिरी थी हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर, वो रिप्रेजेंट करती है कि जो पोएट हैं वो अपने सैड और डिप्रेसिंग मोमेंट से फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म वाले फेज में एंटर कर रहे हैं, ठीक।
क्लियर? सिंपल, सिंपल इनफ. ओके, चलो लेट्स गो. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. Have there been times when you felt depressed or hopeful? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? अब आप इसमें कोई भी अपने, अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा किया हो कभी, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो अपने लैंग्वेज में. बट इन केस इफ यू हैवंट experienced such thing, there is an answer you can write. Okay. There have been innumerable times when I too have depressed and hopeless. Yeah, I too was depressed. You can change here. You can write I too was. ठीक है, I too was depressed and hopeless. Sometimes such moments were aroused by other people's behavior and attitude and sometimes due to my own conduct. तो ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मैंने भी इननंबरेबल टाइम्स ऐसा एक्सपीरियंस करा है जब मैं डिप्रेस्ड था, ठीक है, जब मैं होपलेस था. तो ये जो मोमेंट्स थे ये कई बार दूसरों की वजह से अराइज हुए हैं, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के एटीट्यूड की वजह से अराइज हुए हैं, और कई बार मेरे खुद के कंडक्ट की वजह से. ऑन वन ओकेजन व्हेन आई वाज वेरी अपसेट. नाउ यहाँ पे एक स्टोरी बताई जा रही है, ठीक है. आप कोई भी स्टोरी अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस सच थिंग someday or the other. Okay. So on one occasion when I was very upset, I went out for a walk. एक दिन जब मैं बहुत upset था तो मैं ऐसे ही walk पे गया. While walking in the park, I saw a girl playing with a puppy, embracing and feeding him. ठीक है, जब मैं walk पे गया था तो मैंने देखा कि एक गर्ल है, एक लड़की है जो पपी से खेल रही है, उसको एम्ब्रेस कर रही है, ठीक है, उसको अडोर कर रही है और उसको फीड कर रही है, ठीक है. दिस लिटिल जॉय दैट द शेयर्ड चेंज्ड माय मूड एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. ठीक है, तो वो जो इंसिडेंट था, जिस प्यार से वो लड़की पपी को एम्ब्रेस कर रही थी, उसको फीड कर रही थी, इस इंसिडेंट ने मेरा मूड चेंज कर दिया एंड आई वॉज हैप्पी. आई वॉज रियली हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. आई ऑल्सो joined the two and played with them. Understood? So here we come to an end of the chapter along with questions and answers. और मैंने आपको जो पोएट की एक झलक भी दे दी कि who was the poet and उन्होंने क्या क्या किया है अपने लाइफ में. ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. और अभी कुछ टाइम तक जो लेक्चर्स आएंगे वो इसी फॉर्मेट में आएंगे बिकॉज देर इज़ सम ग्लिच. आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल. टिल इट इज़ फिक्स्ड एंड इट इज़ ready again to be worked on, you have to manage like this. I'm so sorry for the inconvenience, but you have to bear up with me. Anyways, I hope you understood the chapter well. अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन बिल्कुल क्लियर होगा. इन केस अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. यू कैन ड्रॉप योर questions there and I will try to answer each one of you. चलिए, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पोएम which is going to be Fire and Ice. And yeah, see you soon in the next lecture. Till then, you guys keep studying, keep smiling and keep rocking.